हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। नाउ ओनली 60 days आर लेफ्ट फॉर द MPPSC प्रीलिम्स UPSC प्रीलिम्स 2024। आई एम सो सॉरी। और आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड वी आर गोइंग टू कवर जनवरी 2024 मैगज़ीन, क्योंकि हमने पिछले साल की मई से लेके दिसंबर तक पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम जनवरी, फेब और मार्च की कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद मोस्टली इलेक्शंस हैं, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आने नहीं वाला। और एग्ज़ाम्स मेरे हिसाब से जो पेपर बनना था वो ऑलमोस्ट बन जाएगा इस अप्रैल के अंदर, तो उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें चीज़ों की, करंट अफेयर्स की। यू जस्ट नीड टू रिवाइज़ जो भी हमने कवर किया है वो सब। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये इस पोर्शन को मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊँगा। पहले हम सारे बड़े आर्टिकल्स कवर कर लेंगे, उसके बाद न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो कई बार लोगों का अटेंशन स्पैन इतना लंबा नहीं है कि वो इतना लंबा लेक्चर देख पाएँ। तो मे बी इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ 30 to 35 मिनट्स। फिर 10-15 मिनट का मुश्किल से न्यूज़ एंड शॉर्ट्स का होगा। तो 2 पार्ट्स में हम इसे कवर कर लेंगे, और ये है जनवरी 2024। सो फर्स्ट जो हमारा इसरो ने हमें गिफ्ट दिया है, इट इज़ अबाउट एक्सपोसैट, जो सेकंड है इंडिया लॉन्च करने में एक एक्सपोसैट, यानी कि सैटेलाइट जो एक्सरे के बारे में स्टडी करेगी। इससे पहले एक आईपैक्स नाम का, IXPE नाम का एक्सप्लोरर लॉन्च किया था नासा ने इन 2021। उसके बाद इंडिया सेकंड कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने एक्सपोसैट लॉन्च किया है। तो ये PSLV की 60th फ्लाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और स्पेसिफिकली ये क्या करेगी, ये जो एक्सरे है उसका पोलराइजेशन के थ्रू स्टडी करेगी। व्हाट इज़ पोलराइजेशन? आपने नाइट गॉगल्स के बारे में सुना है, जो हम ड्राइविंग करते टाइम यूज़ करते हैं, जिनका येलो टिंट होता है ग्लासेस में, येलो कलर से थोड़ा सा टिंट होता है उनमें। वो एक्चुअली में क्या करते हैं, जो सामने से आपको दूसरी गाड़ियों की लाइट आती है उसे पोलराइज्ड करके आपको फोकस में दिखाते हैं कि कहाँ से लाइट आ रही है एग्जैक्टली। अगर आप नॉर्मल कोई सस्ता हेलमेट यूज़ करते हो तो उसमें आपको ऐसे लाइट दिखेगी, जब सामने से आएगी रेज उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगी, तो आपको एग्जैक्टली आसपास का समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे चला रहे हो। तो पोलराइजेशन ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं कि एक जगह से फोकस कर पाए लाइट को कि कहाँ से एग्जैक्टली आ रही है। तो उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जगह से अनपोलराइज्ड एक्सरेज आती हैं, उसे पोलराइजिंग फ़िल्टर के थ्रू पोलराइजर करके फिर देखा जाएगा। ऐसे ही एक्सरेज को भी यही किया जाएगा, दे आर गोइंग टू बी पोलराइज्ड। उसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरे से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे अबाउट द यूनिवर्स, इनकी एक्सरे की इमिशन कैसे होती है, इन सब के बारे में। पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी वेव्स हैं। तो विबग्योर यानी विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते होंगे। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसके बाद जो मल्टी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे वायलेट है विबग्योर के पहले वी में, तो उससे जो बड़ी एनर्जी में जो भी वेव होगी उसका नाम होगा अल्ट्रा वायलेट। उसके आगे है एक्सरे, फिर उसके आगे है गामा रे। ऐसे ही विजिबल स्पेक्ट्रम की सबसे कमज़ोर लाइट है, कमज़ोर कलर है रेड, जो स्कैटर हो जाता है ज़्यादा जल्दी। तो उससे भी कम होगा इंफ्रारेड, इन्फीरियर टू रेड, इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रो, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो हैं जो हम अपने टीवी के रिमोट में करते हैं, इससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता और इनकी जो वेव इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम होती है, इस वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम UV यूज़ करने लगे तो फिर हम इतने सारे डिजीज़ से मारे ही जाएंगे, अगर हमने नॉर्मल अपने इंडोर कंडीशंस में उसे यूज़ कर लिया तो। ये है एक प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इट कैन बी अचीव्ड थ्रू स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड यूज ऑफ पोलराइड फिल्टर। तो एक्सपोसैट ये फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो की तरफ से, जो रिसर्च करेगा एक्सरे इमिशन के बारे में कि कहाँ से आ रही है, जैसे कि ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन स्टार से। न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सब आपको ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं, ये एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जो फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर सेकंड, ये सेकंड सैटेलाइट है आफ्टर एक्सरे पोलराइजेशन
के ऊपर जो इससे पहले नासा ने बनाई थी, जिसका नाम था इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर IXPE 2021 में। जो एक्सपोसेट के अंदर 2 पेलोड्स हैं, एक है पॉलिक्स पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज जो पोलराइजेशन मेज़र करेगा एक्सरेज की, दूसरा है एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग जो लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल टेम्पोरल स्टडीज़ करेगा एक्सरे के बारे में। इसका मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज़ क्वाइट ईजी, आप समझ सकते हो। नेचर ऑफ रेडिएशन समझेंगे, डाटा कलेक्शन होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स होगी। ये पोलर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी इसी में एक है। ये 4th स्टेज है ऑफ PSLV में 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड लिक्विड। उसके बाद जो 4th स्टेज है वो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा आफ्टर सैटेलाइट के साथ स्पेस में पहुंचाने के बाद। उस वजह से इसे न्यूज़ में रखा गया है। अर्लियर हमने पोएम 1 और पोएम 2 कर दिए थे लॉन्च 2022 और 2023 में, और ये तीसरा है। नेक्स्ट है कि इंडिया स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट, ये हमारी सैटेलाइट है। ये मल्टी वेवलेंथ लेबोरेटरी है। इसमें 3 वेव्स का स्टडी कर सकती है। ये UV वेव्स का, एक्सरे का और विजिबल स्पेक्ट्रम का, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो विबग्योर हमने पढ़ा है उसी के बारे में। तो उसने एक ब्लैक होल कंफर्म किया है जिसका नाम है साइग्नस X1। ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसके 5 पेलोड्स हैं। UVIT यानी कि अल्ट्रावायलेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मल्टी वेवलेंथ है, UV, X और विजिबल। तो कैडमियम जिंक टोलराइड इमेजर और स्कैनिंग स्काई मोटर, 2 और इसमें एक्स्ट्रा पेलोड्स हैं बट दे आर नॉट क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आप तो बस इससे याद रखिए कि अगर UV है तो हाँ है, एक्सरे है तो हाँ है, विजिबल से रिलेटेड है तो हाँ है, बिकॉज क्योंकि इसमें ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है UV, X और विजिबल स्पेक्ट्रम की। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, आप उस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। रशिया ने एक्सटेंड कर दिया है क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम को नासा के साथ। जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ रशिया का एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है, उसे बढ़ा दिया है, डिले कर दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लेबोरेटरी काइंड ऑफ है जो हैबिटेबल है इन स्पेस, और ये 5 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करता है अर्थ को। हर 90 मिनट में ये अर्थ को एक बार ऑर्बिट कर लेता है। इसका वेट जो है वो 400 टन है और इसकी जो एरिया है वो एक फुटबॉल पिच के बराबर है। ये एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है ऑर्बिट में, और इसे बनाने में ऑलमोस्ट 20 साल लग गए हैं और 40 स्पेस फ्लाइट्स लगे थे। धीरे धीरे जाके कंपोनेंट्स भेज के इसे बनाया गया है। और इसमें कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हैं जो यूजुअली आप साथ में नहीं देखोगे। किन किन ने इसे मिलके बनाया है? 5 कंट्रीज़ ने इसे मिलके बनाया है। एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जापान ने, कनाडा ने और रशिया के रॉसकॉस्मॉस। ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया इसमें शामिल है, अदरवाइज़ आप गलती कर सकते हो। इसकी जो फर्स्ट कंपोनेंट लॉन्च किया था वो 1998 में किया था, और रिसेंटली आखिरी जो कंपोनेंट भेजा गया है वो 2021 में भेजा गया है, और ये वर्क करता रहेगा 2030 तक, और इसे 40 मिशन में जाके असेंबल कर पाए हैं। रशिया का एक खुद का सैल्यूट 1 करके स्पेस स्टेशन है 1971 में, और एक सैल्यूट 2 और सैल्यूट 7 एंड मीर। चाइना का तियांगोंग 1 भी है, तियांगोंग 2 भी है। ये 2022 में ऑपरेशनल हो चुका था। USA का स्काईलैब है, 1973 में लॉन्च किया था। हमारा खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की बात की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि 2035 तक हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, बट इसका जो वेट होगा वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट वुड बी अराउंड हाफ ऑफ इट्स वेट, और इसे हम 2035 तक लॉन्च कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट है
स्पेस हैबिटेशन, यानी स्पेस में जाके हम अपनी कॉलोनीज़ बना सकते हैं। नासा का प्लान है 2040 में ये करने का, और इससे डिबेट छिड़ गई है कि क्या हम सेलेस्टियल बॉडीज़ में हैबिटेशन कर सकते हैं फॉर ह्यूमंस बियॉन्ड अर्थ, मून या मार्स पे। तो हैबिटेशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़, बिल्डिंग स्पेस हैबिटेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ कैप्सूल मॉड्यूल्स विच कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके अंदर भी लोग रह सकते हैं, तो इसी तरीके के हम कैप्सूल बना के उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्यों नहीं छोड़ सकते। इसके बारे में बात कर रहा है नासा 2040 के बीच में। स्टैनफोर्ड टॉरस प्रपोज्ड बाय नासा envisions a toroidal donut shaped space station, डोनट से स्पेस स्टेशन ऐसा, सॉरी, यानी कि यहाँ पे हम हैबिटेशन करेंगे, इस टाइप के शेप की बात कर रहा है। क्या क्या हो गए बेनिफिट स्पेस स्टेशन से। पहले एक गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है वो आप समझ लीजिए। गोल्डीलॉक्स जोन वो होते हैं जो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, हैबिटेबल प्लेसेस ऑन स्पेस, इन स्पेस, उसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, एकदम परफेक्ट फॉर हैबिटेशन। बेनिफिट क्या होंगे स्पेस हैबिटेशन से। वी माइट फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी एलियंस के बारे में भी हमें पता चल सकता है। रॉ मटेरियल सच एज गोल्ड, ये कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम स्पेस बॉडीज़, इन सबको हम स्पेस बॉडीज़ से हार्नेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रिपेयर्डनेस फॉर प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम कैटेस्ट्रॉफ, अर्थ के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वो बढ़ता ही जा रहा है, उसे भी हम कम कर पाएंगे, अर्थ के ऊपर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। इन्वेंशन नए मटेरियल्स का होगा। ये इश्यूज़ क्या क्या हैं, इनॉर्मस कॉस्ट है, एग्जीक्यूशन है, क्या इससे इनइक्वालिटी डेवलप होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो चीज़ जब हैबिटेशन स्टार्ट होगा तो जिनके पास पैसा है वो पहले जाके इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू दो जो इस अर्थ में भी अच्छे से चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये एक इशू है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस होंगे, कैसलर सिंड्रोम के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, याद रखिए। क्या क्या होना चाहिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए वे अहेड में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस ने बताया है, ये कुछ वेरियस एग्रीमेंट्स हैं जो हमने कवर नहीं कर रखा, ये चीज़ें हमने कवर की थी पिछली कुछ मैगज़ीन में, बट ये एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कितने 5 एग्रीमेंट्स हैं ये इंडिया ने साइन कर रखा है। आउटर स्पेस ट्रीटी प्रिंसिपल्स हैं गवर्निंग एक्टिविटीज़ इन द आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। रेस्क्यू एग्रीमेंट कि कोई भी कहीं फंस जाता है फिर हम उसे ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे दुश्मन देश का है, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे अगर हम बचा सकते हैं तो। फिर है मून एग्रीमेंट, इसे इंडिया ने साइन नहीं किया है, ये गवर्न करता है मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को, इसे इंडिया ने साइन नहीं किया है। लायबिलिटी कन्वेंशन, अगर कोई कैटेस्ट्रॉफ होता है आउटर स्पेस में बिकॉज ऑफ सम स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन बाय एनी कंट्री, उसकी लायबिलिटी होगी। रजिस्ट्रेशन यानी हर स्पेस फ्लाइट से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा फॉर ईच एंड एवरी फ्लाइट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कट कर दिया है, इसका मतलब है कि इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है मून एग्रीमेंट में, बाकी 4 हमने साइन कर रखे हैं। दीज आर अराउंड 1972 और 1967 के आसपास ये साइन हुई थी ट्रीटीज़। नेक्स्ट है नेशनल क्वांटम मिशन। फर्स्ट मीटिंग हुई है गवर्निंग बोर्ड की नेशनल क्वांटम मिशन की, इसमें बात हुई है फॉर्मेशन ऑफ मिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। व्हाट इज़ क्वांटम टेक? क्वांटम टेक में 2 चीज़ें हैं, एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में जानकर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट को बता सकते हैं, वो एंटेंगल है, मतलब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ऐसे ही सुपरपोजिशन, हम एक ही चीज़ को मल्टीपल स्टेट्स में देख सकते हैं, ये है सुपरपोजिशन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्वांटम टेक से क्या है। क्वांटम टेक में एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन है, और सुपरपोजिशन का मतलब है एक ही समय पे दोनों जगह होना। एंटेंगल का मतलब है कि एक चीज़ के बारे में जान के दूसरे के बारे में पता लगा लेना। सो ये दोनों प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये मिशन कैसा है? ये मिशन 8 साल के लिए लॉन्च हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 से
2031 तक। और इसमें जो मिशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाई जाएगी वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करेगी, मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल। इसमें 4 थीमेटिक हब्स बनाए जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके, क्वांटम कम्युनिकेशन को लेके, क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी को लेके, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस को लेके। जैसे कि मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क 2000 किलोमीटर तक हमें इसे स्पैन करना है कम्युनिकेशन को क्वांटम, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा एज़ कम्पेयर टू करंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग पावर, मैग्नेटोमेट्री एंड एटॉमिक क्लॉक्स और क्वांटम मटेरियल डिज़ाइन, इन चीज़ों पे हम करेंगे फोकस। और 4 थीमेटिक हब जो मैंने आपको बताया वो। चैलेंजेस क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मल ग्लोबल लीडरशिप है, सिग्निफिकेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सिक्योर कम्युनिकेशन है, पावरफुल कंप्यूटिंग, प्रिसीजन मेजरमेंट, इनोवेशन इकोसिस्टम, पुअर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, लैक ऑफ चैलेंजेस हैं ये सब, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, नॉर्मल है ये तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तेलंगाना ने साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेटअप करने के लिए इन हैदराबाद। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लॉस शोवैब ने दी थी, जो कि फाउंडर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2016 में। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट अगर नहीं है पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि जो चीज़ हम रियलिटी में देख रहे हैं उसमें इन्हेंस कर देना, जैसे पोकेमॉन गो गेम, पोकेमॉन असली में नहीं है सामने पर हमें इन्हेंस होके दिख रहा था सामने पिकाचू, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है कि आपके सामने जो आपकी फ़िज़िकल रियलिटी है वो हाइड हो जाएगी, आप एक ग्लास लगाओगे आपको लगेगा आप पबजी की फील्ड के अंदर हो, ये है वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअली रियल। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जैसे हम सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में लेयर्स के थ्रू चीज़ें बनाई जाती हैं धीरे धीरे ऐड कर करके, जैसे हमने 3D प्रिंटिंग हाउस देखे थे वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते हो, ये पिछली बार मैंने बताया है। तो ये की टर्म्स हो गई। नेक्स्ट है ये स्मार्ट फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ होगा। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजीज़, बायोटेक्नोलॉजीज़, एडवांस्ड डिजिटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, इनके लिए बेनिफिट्स इंडिया के लिए क्या होंगे, बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मैसिव प्रोडक्टिविटी होगी, डिजिटल एनर्जी, डिजिटल हेल्थ, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं हम इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, मैकेनाइजेशन, वाटर पावर, स्टीम पावर, मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, थर्ड में था कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, 4th है साइबर फिजिकल सिस्टम। हमारे यहाँ पे मेजर्स क्या लिए गए हैं फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और नीति आयोग के साथ मिलके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन बनाया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा और उसे और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वायबल बनाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7000 चिली ग्रोइंग फार्मर्स इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना आर यूजिंग डिजिटल सॉल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म वैल्यू चेन्स। फर्स्ट सेंटर फॉर केयर ऑन द लाइन्स ऑफ फर्स्ट हेल्थ केयर, ये इंपॉर्टेंट है, हैज़ बीन डेवलप्ड इन मेघालय। इसमें 7 लाख से ज़्यादा रेजिडेंट ऑफ ईस्ट खासी हिल will be impacted through this initiative. Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub, उद्योग भारत 4.0 initiative of Ministry of Heavy Industries, enhance competitiveness in capital goods. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये एक बार आप गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। वाटर कैपिटल गुड्स आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिथियम।
लिथियम, इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये हमारी कंट्री के द्वारा क्रिटिकल मिनरल भी घोषित कर दिया गया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इससे बैटरीज़ में यूज़ है, इसका काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ है। तो रिसेंटली इंडिया अर्जेंटीना ने साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट। एक्चुअली अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, इन तीनों को ABC को कहते हैं, लिथियम ट्राइंगल। इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है पूरी दुनिया में, इस वजह से इन्हें लिथियम ट्राइंगल कहा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनका इंडिया के लिए फॉर लिथियम, क्योंकि अभी तक हम लिथियम 100% इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम हांगकांग एंड चाइना। फिर इससे हमारी स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी पर अफेक्ट आता है। व्हाट इज़ स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी, ये एक बार गूगल कर लेना आप, UPSC डाल के स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी UPSC, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसे एक्सप्लोरेशन कौन करेगा, ये एक बॉडी है। एग्रीमेंट साइन किया गया है खनिज विदेश लिमिटेड, इसका नाम है काबिल शॉर्ट फॉर्म। और ये इसलिए ये 3 कंपनियों की मिलके बनी एक कंपनी है जो रिप्रेजेंट करती है इंडियन कंपनीज़ को। पहली है नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दूसरी है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तीसरी है माइन एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। इन तीनों को मिलके बनी है काबिल। इसका साइन हुआ है एग्रीमेंट विद केमन, जो अर्जेंटीना की स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी है फॉर लिथियम। लिथियम क्या है, लिथियम एक वाइट गोल्ड कहलाता है। ये सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है सारे मेटल्स में, और ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है पानी के साथ। और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसे अलॉय किया जाता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ। और ये मेटल की तरह नेचर में ऑकर नहीं होता, ये स्मॉल अमाउंट में सारे इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, एज यू कैन रीड फ्रॉम हियर। कुछ 3-4 ऐसे मेटल्स हैं जिन मिनरल्स हैं जिनमें ये पाया जाता है, जैसे कि स्पूडिमिन, पीटलाइट, लेपिडोलाइट और एम्बलीगोनाइट। बस नाम एक बार फेमिलियर हो जाइए। ये क्रिटिकल मिनरल की क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के अंदर रखा गया है बाय माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। यूसेज क्या है, रिचार्जेबल बैटरीज, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, हार्ट पेस मेकर्स, टॉयज़, क्लॉक्स, मैग्नीशियम लिथियम अलॉय, एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय, लिथियम ऑक्साइड, एयर कंडीशनिंग्स में यूज़ होता है। क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़, और हम 100% इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग। बात तो एक ही है, अब चाइना और हांगकांग भी। चैलेंजेस हैं कि इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, कि आज हमें जम्मू एंड कश्मीर में ये मिला है, मान के चलिए रिसेंटली लास्ट ईयर, तो हमें 8 से 10 साल लग जाएंगे पूरी कैपेसिटी पर इनकी रिफाइनिंग स्टार्ट करने में। एक इशू है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इन्वामेंटल डैमेज है, क्योंकि ये अकेला नहीं मिलता, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इकट्ठा मिलता है, तो उनकी प्योरिटीज़ निकालना ही एक अपने आप में बड़ी बात है। जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये मिला है रिसेंटली। इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में मिलने के बाद 5th लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स हो गई है वर्ल्ड में, 5.9%। और ये है लिथियम ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रहा था। 39% बोलीविया में है, 20% चिले में है, 6% के करीब अर्जेंटीना में है। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 65 to 66% पूरे वर्ल्ड का लिथियम इन तीनों कंट्रीज़ में मिलता है। नेक्स्ट है ग्राफीन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इन केरला। ये इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर है। ये जॉइंट वेंचर है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और सेंटर फॉर मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील लिमिटेड, फंडेड बाय मीटी। ये एक्चुअली में एक एलोट्रोप है कार्बन का। एलोट्रोप क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कार्बन का एलोट्रोप डायमंड भी है और ग्राफीन भी है, कितना दोनों में डिफरेंस है उसी हिसाब से। जो ग्राफीन है ये 2 डायमेंशनल यानी कि 2D
है, आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हो। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी यूज़ होता है क्योंकि ये दुनिया का वन ऑफ दी टफेस्ट मटेरियल है टू यूज़। 2 डायमेंशनल है, एलोट्रोप है, प्रिपेयर्ड किया जाता है इसे तीनों एलिमेंट के मिक्सचर से, जैसे कि ग्रेफाइट, कोल टार और शेलैक। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टील के मुकाबले, और 6 गुना हल्का है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है, हाई सरफेस एरिया है, इम्परमिएबल है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, लार्ज सरफेस एरिया है, केमिकल स्टेबिलिटी है, बायोकम्पैटिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी मेक्स बायोकम्पैटिबल, तो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिजीज़ रिलेटेड, पेसमेकर्स बनाने से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है, वंडर मटेरियल कहा गया है इसे 21st सेंचुरी का। कंडक्टिव फिल्म्स, रीसेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो आप ही देख सकते हो। ड्रग डिलीवरी में यूज़ किया जा सकता है। बायोसेंसर, क्योंकि बायोकम्पैटिबल है तो मेडिकल में यूज़ हो सकता है, सिंपल। तो यूजेस तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। एक शब्द में आपको बताऊं, टेस्ला की गाड़ी आपने ऑटो पायलट पे चलते देखी है, वही है ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी एक्सयूवी में क्रूज़ मोड ऑन किया था, जिसमें आपको स्टीयरिंग को नहीं पकड़ के रखना है, गाड़ी अपने आप सामने जो गाड़ी है उससे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेगी और उससे वही डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी, भले ही उसे स्पीड कम करनी पड़े सामने वाली गाड़ी के तहत या बढ़ानी पड़े, और वही लेन पकड़ के वो चलेगी। तो वो ऑटो पायलट जो मोड है वो यही है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं? इसमें रडार यूज़ होता है, इसमें लिडार यूज़ होता है, जो कि टेस्ला में यूज़ होता है 3D मैप बनाने के लिए। आप देखते होगे ना उनके टच स्क्रीन में टेस्ला के एक अपनी कार खुद बनी रहती है, और फिर हम बटन दबाते हैं, तो अगर हमने उस इमेज के जो टैबलेट के अंदर जो इमेज है उसमें गेट के ऊपर क्लिक किया तो गेट खुल जाते हैं, वो 3D मैपिंग ही तो है। कैमराज होते हैं, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड और जीपीएस। ये है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। 2 टाइप के होते हैं, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। एक्टिव वो होता है जो खुद कंट्रोल ले लेता है, ऑटोमेटिक फंक्शंस, जैसे कि टक्कर होने से बचा लेगा, ऑटो पायलट पे जैसे टेस्ला की गाड़ियाँ चलती हैं, आप उससे अंदाज़ा लगाइए। मैं ये नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत ही हाईटेक है, जबकि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं अब डे टू डे लाइफ में चीज़ों को। दूसरा है पैसिव एडीएस। इसका काम क्या है? ये आपको अलर्ट बता देगा कि आप इस गाड़ी के बहुत क्लोज हो, आपके इतने चांसेस हैं टक्कर लगने के, तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लीजिए। तो ये पैसिव हो गया। और जब गाड़ी खुद इंगेज हो जाए, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो खुद ही स्पीड को कम करने लगे बिना आपके डायरेक्शन दिए, वो एक्टिव। इसे 5 लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 0 में कोई ऑटोमेशन नहीं है, लेवल 1 में ड्राइवर को असिस्ट करेगी, 2 में पार्शियल ऑटोमेशन, 3 में कंडीशनल ऑटोमेशन, 4 में हाई ऑटोमेशन, 5 में फुल ऑटोमेशन। रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ADAS in India: progressive democratization of autonomous driving tools, increasing demand for safer vehicles, government push to increase road safety, availability of more affordable ADS technology with time। क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी महिंद्रा में आ गई है, तो इससे समझ लीजिए कि अब ये अफोर्डेबल हो चुकी है थोड़ी। चैलेंजेस हैं काफ़ी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा नहीं है। एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट लेगा। आफ्टर डूइंग UPSC कुछ आपके अंदर एथिक्स अपने आप जाग जाते हैं। तो भले ही आपने पास किया हो नहीं किया हो, अगर आपने पढ़ा है उसके लिए और आपने दिल से मेहनत किया, तो आपके अंदर कुछ एथिक्स जाग जाएंगे। अगर आप किसी को कचरा फेंकते देखोगे तो आपको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। उसी तरह वन डे आई वॉज गोइंग समवेयर, रात का वक्त हो गया था, मैं कहीं से लौट रहा था, तो रात के 9 साढ़े 9 बजे थोड़ा सा एक शांत सा इलाका पड़ता है हमारे घर के पास, तो वहाँ पर कोई नहीं था रोड पे और रेड लाइट हो गई। तो मैं अकेला था, तो फिर मैंने गाड़ी साइड में रोक ली। मैं चाहता तो निकल जाता, तो मैंने गाड़ी वहीं पे रोकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास और खड़ा हो गया टाइमर के वेट पे। पीछे से एक कार आई, तो वो बंदा मुझे देख के ऐसा उसने लुक दिया कि ये आदमी खड़ा क्यों है। मतलब लोगों के लिए रूल्स तोड़ना इज़ जस्ट अ केक वॉक, कि मतलब ठीक है ना, कोई गाड़ी नहीं आ रही सामने से,
तो घुसा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है रेड लाइट से। तो ये हाल है, ये चीज़ है। तो इसी वजह से ये जो ADAS है, इसे उतना इम्पोर्टेंस इंडिया में अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ के कंज्यूमर का एटीट्यूड ही उस हिसाब से नहीं है। ADAS देखेगा रेड लाइट को, आदमी घुसा देगा गाड़ी, क्या कर लेगा ADAS। तो एक ये भी इशू है। तो ये वेरियस चैलेंजेस हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इंडक्शन चार्जिंग। आपने इंडक्शन कुकटॉप का नाम सुना है, कि इलेक्ट्रिसिटी से वो खाना बन जाता है और हीट डेवलप करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज से कार को चार्ज किया जा सकता है विदाउट एनी चार्जर, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम चार्ज करेंगे। जैसे मैंने ऊपर इमेजेस भी लगाई हैं, जैसे ये कार खड़ी हुई हैं, नीचे आप देखो ये इस लाइन में खड़ी हैं, प्रॉपर एक जगह बनी हुई है कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी करो। तो यहाँ नीचे इस रोड के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, और एक कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे यहाँ पे अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको रेड कलर से। उन दोनों का एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होगा, जिससे ये कार चार्ज हो जाएगी वहाँ खड़े रहने की वजह से। इसमें कोई चार्जर नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट कि वो उस जगह पे स्पेसिफिक आके खड़ी हो गई है। जैसे इस इमेज में देख पा रहे हो, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दी, रिसीवर ने ली और अपनी बैटरी चार्ज कर ली, एज सिंपल एज दैट। और इसमें AC करंट यूज़ होता है। सॉरी, इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कर रहे हैं तो मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से कर रहे हैं तो कपलिंग होगी कॉयल ऑफ वायर्स की। सॉरी, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम बता रहे थे। The operating principle is similar to that of the transformer. Laws of magnetic induction, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, एज सिंपल इज दैट। और 3 टाइप के क्लासीफाई कर सकते हैं हम कंडक्शन को, IC को। इंडक्शन चार्जिंग को, सॉरी, स्टैटिक और स्टेशनरी चार्जिंग, यानी कि गाड़ी आपको खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे हमने इमेज में देखा था। दूसरा है क्वासी डायनेमिक चार्जिंग और अपॉर्चुनिस्टिक चार्जिंग। जैसे मान के चलिए गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी होती है, वहाँ पे उस रेड लाइट वाले एरिया में हम इंडक्शन चार्जिंग को फिट कर दें, तो गाड़ी जितनी देर खड़ी रहेगी उतनी देर चार्ज होगी और आगे बढ़ जाएगी। ये क्वासी डायनेमिक है, यानी कि पूरी तरह से डायनेमिक भी नहीं है और पूरी तरह से स्टेशनरी भी नहीं है। तीसरी है डायनेमिक चार्जिंग, यानी कि गाड़ी जब चलती रहेगी वो कंटिन्यूसली चार्ज होती रहेगी। तो इससे लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फॉर बैटरी, मतलब बैटरी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक जा सकती है, क्योंकि वो चार्ज हो रही है चलने के साथ साथ। बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस हैं, नॉर्मल हैं, वो आप समझ सकते हो विद कॉमन सेंस। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है NCDC के द्वारा। ये बॉडी है जो इन्वेस्टिगेशन देखती है डिजीज़ आउटब्रेक्स के बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। तो मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रेवलेंस सर्वे अबाउट एंटीबायोटिक यूज़ के अंदर इसमें बताया गया है कि 94% पेशेंट्स को बिना उनकी बीमारी पता हुए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। दिस इज़ ह्यूज कॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन आवर कंट्री। और ये एक PYQ भी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो कॉजेज़ क्या हैं ये समझ लेते हैं, और पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। आप समझ लीजिए कि जो वायरसेस या कीटाणु जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, उनका ढीठ हो जाना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी कि पहले हम अगर एक दवाई खाते थे और उससे हमारा बुखार सही हो जाता था, पर अब जो जर्म्स या वायरसेस या बैक्टीरिया हैं उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता है आपके नेचुरल डोज से। वो इतने ज़्यादा केपेबल हो गए हैं, अपने आप में उनके इतनी म्यूटेशंस या चेंजेस आ चुके हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपकी अब एक दवाई से। तो आपको डोज बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक टाइम पे तो दे वुड बी इनफॉलेबल। रीजंस क्या है? ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, और मेडिकल वेस्ट का नॉर्मल सीवेज में जाना। जैसे मेडिकल वेस्ट अगर पानी में चला गया
तो वो नॉर्मल इंसानों के सिस्टम में आ जाएगा, जिसे हम बायो एक्यूमुलेशन और मैग्नीफिकेशन कहते हैं। उसके थ्रू जब इंसान दवाई लेगा और दवाई वो पूरे डोज कंप्लीट नहीं करेगा, बिना चेक करवाए कोई भी नॉर्मल सी दवाई ले लेगा जो हमारे यहाँ नॉर्मल चलती हैं, डीकोल, टोटल या कोई भी, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वापस जम्स हीट हो जाएंगे। तो इसी वजह से 2016 में गवर्नमेंट लेके आई थी मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे इन्वायरमेंट को, ये है ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। अब आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही एक WHO ने एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है अवेयर, यानी एक्सेस, वॉच, रिजर्व। वर्क अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ कॉमनली इनकाउंटर्ड ससेप्टेबल पैथोजेंस। एक्सेस, वॉच, हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट्स को देखें। रिजर्व, लास्ट रिजॉर्ट में रखें। एंटीबायोटिक्स को नॉर्मली ऐसे ही हंसते खेलते यूज़ ना करें। डेटा है काफ़ी सारा। इसी के तहत हमारे इंडिया में इंडिया और अब तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक एक्शन प्लान यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें एनिमल्स की हेल्थ, ह्यूमंस की हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ को एक ही माना जाता है। एक कोट है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, बाय व्लादिमिर लेनिन, रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशनरी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USSR। यानी कि हर चीज़ कनेक्टेड है। हमें मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, हमें फोटोसिंथेसिस हमें हमेशा समझाया जाता है स्कूल टाइम से लेके आगे तक, और हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। पर क्या हम वो कनेक्शन फील करते हैं ट्रीज़ के साथ? अगर आप 1 मिनट रुक के एक ट्री के पास खड़े हो और आप उसे थैंक यू या ग्रेटिट्यूड शो करो कि वो जो सांस ले रहा है वो हम छोड़ रहे हैं और वो जो छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं, तो हमारा एक नेचुरल ही कनेक्शन है ट्रीज़ के साथ। बट हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस रही नहीं है, शायद मटेरियलिस्टिक कल्चर या वेस्टर्नाइजेशन या कुछ भी कहो, या ग्रीड, बिकॉज वी आर कैपिटलिस्टिक पिग्स। तो हमें तो हर चीज़ पैसे से तौल है। बट एक एटर्नल कनेक्शन है आपका नेचर के साथ, जिसे अब हम वन हेल्थ अप्रोच में देख रहे हैं, वो भी इनिशियल स्टेजेस पे। बट अगर हम 2 मिनट खड़े होकर ये चीज़ मन में सोचें कि हाँ कितना इटर्नल कनेक्शन है विद ट्रीज़, कि उनके सांस लेने से हमारी सांस चलती है और हमारे सांस लेने से उनके अंदर ग्रोथ होती है। दैट इज़ समथिंग जो हम कभी सोचते नहीं हैं रुक के। नेक्स्ट है, इसमें नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलियंस नेटवर्क है, ये तो नॉर्मल है। एक रेड लाइन कैंपेन है, ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ रेड लाइन कैंपेन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट। और ये ग्लास अवेयरनेस कैंपेन है जो WHO के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल वीक, ये तो नॉर्मल है, आप भी याद रख लोगे। तो रेड लाइन कैंपेन याद रखिएगा। एक शायद इसी से रिलेटेड है, चेनी डिक्लेरेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, मैंने जून की मैगजीन में आपको ये पढ़ाया था कि बैन किए थे CDS होने से, और रिसेंटली 5 ड्रग को अलाउ कर दिया गया है फॉर सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग क्या है? जैसे इसमें देख पा रहे हो आप, ये एफारविनेज करके 600 mg दवाई है ये, और मिडिल वन एंड द थर्ड वन टेनोफोवीर, ये तीनों दवाइयों को मिलके एक चौथी दवाई बनाई जाती है जिसमें इन तीनों की अच्छाइयाँ होती हैं, जिसका नाम है एट्रिप्ला। तो इसे कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग, यानी कंबाइन किया जाता है ड्रग्स को। एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945, FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग वो कहलाते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग को 2 कंडीशन मीट करनी पड़ती हैं। एक है 2 और मोर ड्रग्स जो कि पहले से अप्रूव्ड हैं, और फिर रेशियो अल्टर कर सकते हो अप्रूव्ड ड्रग्स का। यूसेज क्यों कर रहे हैं हम इनके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन? ये एफिकेसी बढ़ाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, रिड्यूस पिल बर्डन, कि कई लोगों को ना दवाइयाँ देख देख के ही चक्कर आता है, उन्हें बीमार वैसे ही फील होने लगता है। तो जितनी कम दवाई हो सके उतना करें और इफेक्टिव हो। इस वजह से इम्प्रूव्ड एडहेरेंस, इम्प्रूव्ड पेशेंट कन्वीनियंस, इश्यूज़ भी हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, मान के चलिए ये जो 600 mg दवाई है इससे किसी इंसान को एलर्जी है, बट
इस ट्रिपला में तो ये भी मिलेगी जब भी आप ख़रीदने जाओगे। तो ये एक इशू है, इंसान के अंदर उसकी क्षमता है या उसकी बॉडी एलर्जिक नहीं है फॉर समथिंग। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, ये भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ CDSO? ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आती है। रेगुलेटरी कंट्रोल करते हैं ड्रग्स के इंपोर्ट पे, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स देते हैं। सो दैट्स इट द न्यूज़। और फिर हम न्यूज़ एंड शॉर्ट सेकंड पार्ट में लेंगे, 40 मिनट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।